अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 देख लो। अगर हो गया था तो अच्छी बात है। मैं फिर भी दोबारा कर देता हूँ। हारिस किया था बाकी का पेपर अटेम्प्ट? जी सर, बस आखिरी क्वेश्चन में फंस गया था। अच्छा चलो देख लेते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है सच दैट उसकी सेकंड टर्म जो है वो 120 है आपके पास, विच वुड मीन कि T2 जो है दैट इज -120। ठीक है। और सम टू इन्फिनिटी आपको दिया हुआ है 60। तो सम टू इन्फिनिटी इज गिवन एज 160। सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या होता है? फर्स्ट टर्म ओवर 1 - r। अच्छा, सम टू इन्फिनिटी जो है उसके साथ अगर आप उसमें देखोगे अपनी MF19 में, तो एक कंडीशन भी लगाई होती है उन्होंने कि आर मॉड्यूलस हैज टू बी लेस देन 1। ठीक है, उसके बगैर ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो एक और इसी तरह का पास्ट पेपर में क्वेश्चन था 2014 या 2015, वो दोबारा मुझे नहीं मिला। उसमें आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो तो ए पार्ट में उसने कहा हुआ था कि आप आर की वैल्यू बता दें इन टर्म्स ऑफ ए। तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आर की वैल्यू कुछ ये आ रही थी कि 2a/3। ठीक है, ये आपका पार्ट 1 था जिसमें 4 मार्क का था और आपने सिर्फ आर की वैल्यू निकालनी थी। उसके बाद 1 मार्क का पार्ट था आगे वाला। उसके अंदर उसने कहा हुआ था कि आप आर की पॉसिबल वैल्यूज बता दें जिसके लिए आपका सम टू इन्फिनिटी ट्रूली एग्जिस्ट करता। ठीक है। तो ये उसकी जर्नलाइज्ड कंडीशन है जो काम करती है। तो आपने क्या करना था, अपनी आर की वैल्यू को उठाना था और उसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देना था। मॉड्यूलस को ओपन किए बगैर आपने सिंपल ए को सब्जेक्ट बनाना था और ये आपका आंसर हो जाता फॉर अनदर 1 मार्क। ठीक है। ये इस तरह के दो क्वेश्चंस हैं। एक आपके A1 में आता है, एक A2 में आता है। तो हारिस, अगर आप पेपर 2025 वाला देखोगे तो उसमें बायनोमियल के साथ उन्होंने ये किया हुआ है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो है पेपर 1 में 2014 का है, 2015 का है। पेपर मुझे दोबारा कभी नहीं मिला, क्वेश्चन मुझे याद है इसलिए मैं बता देता हूँ हमेशा। अच्छा, तो सम टू इन्फिनिटी उसने में ये बताया हुआ है, तो हमने कॉमन रेशियो की वैल्यू निकालनी है। यहां से भी हम इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं कि T2 का मतलब है कि -120 विल बी इक्वल्स टू A⁻2 - 1। ठीक है, क्योंकि T2 फाइंड कर रहे हैं तो n इज इक्वल टू 2 सब्सटीट्यूट किया। -120 इज इक्वल टू AR, यहाँ से A को सब्जेक्ट बना लें तो वो -120/r हो जाएगा। अब इसी को उठाएं और इसके अंदर सब्सटीट्यूट कर दें। सम टू इन्फिनिटी की वैल्यू 160 है। 160 माइनस इज ब्रैकेट 1 - r। ए की वैल्यू इज -120r। एक्सपैंड करके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें। 160r - 160r² इक्वल्स टू -120। सब कुछ यहीं रहने दें, उस तरफ ले जाएं तो 160r² -160r - 120। यहाँ से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से मुझे बता दो आंसर क्या आता है। अगर किया होगा तो आंसर तो आया होगा। 3/2 और -1/2। 3/2 और -1/2। हारिस, कल भी आपने मुझे एक क्वेश्चन गलत बताया था बेटा। कल आपने मुझे एक आंसर गलत बताया। ये वाला जो बाइनोमियल वाला है, मुझे याद आ गया। जो कल बाइनोमियल वाला क्वेश्चन है उसके अंदर आपकी ये वाली टर्म +81 थी, -81 पावर x - 4 नहीं थी। ये मैंने बाद में चेक किया था, तो ये एक दफा दोबारा देख लेना। ठीक है। आपके दो आंसर आ गए। उसने कहा हुआ है कि कॉमन रेशियो निकालनी है। कॉमन रेशियो हमने निकाल ली, बट इन दोनों में से जो है वो एक ही आंसर जो है वो आपका ठीक होना चाहिए, दूसरा आंसर जो है वो आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। कौन सा वाला ठीक है और कौन से वाला नहीं ठीक, ये बता दें दानियल भाई। कौन से वाला आंसर आपने यूज किया, ये तो नहीं लिख दिया कि दोनों ही ठीक है? जी दानियल भाई। हारिस, कौन से वाला तो आगे मैंने फॉरवर्ड नहीं किया लिख वाला? दिए थे। दोनों गलत है ना यार, दोनों गलत है। यार दानियल, हमेशा ये ध्यान रखा करो कि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हो ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ये नहीं पता कि आप आंसर किस चीज के लिए निकाल रहे हो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपको ऐसे ही आंसर निकाल देगी, बट वो आंसर जो है वो आपका ट्रूली एग्जिस्ट भी तो करना चाहिए। उसके लिए ये जो
T2 है टर्म, इसमें डाल के एक दफा काउंटर चेक कर लिया करो कि वो सही तरह काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल, ए की वैल्यू अगर आप -1/2 यूज करो, ये सिर्फ चेक के लिए बता रहा हूँ, -1/2 यूज करो तो ए की वैल्यू 240 बनती है। हारिस आपने भी दोनों यूज कर लिए थे बच्चा? नहीं, मैंने वन हाफ -1/2 यूज़ किया है क्योंकि वो एब्सोल्यूट ऑफ आर हैज़ टू बी लेस देन 1। तो वो तो 3/2 भी, अच्छा 3/2 <1 नहीं है। अच्छा फिर तो ठीक है, ये भी सही है। तो दानियल भाई, ये कंडीशन आर मॉडुलस <1, तो 3/2 <1 नहीं होता, तो इसलिए आर की वैल्यू -1/2 ही आएगी, 3/2 नहीं हो सकती। थैंक यू हारिस, नहीं तो मैं लंबे वाला तरीका करने लगा। अच्छा, बी पार्ट कह रहे हैं द फर्स्ट 9 टर्म्स ऑफ द प्रोग्रेशन आर नाउ रिमूव, द सम टू इन्फिनिटी ऑफ द रिमेनिंग टर्म्स ऑफ द प्रोग्रेशन आपने निकालनी है। तो आप पहले ये करें कि नाइन्थ टर्म निकाल लें, 10th टर्म निकाल लें। 10th टर्म जो है वो आपकी न्यू फर्स्ट टर्म बन जाएगी, क्योंकि उन्होंने पहली 9 तो निकाल दी हुई है, तो 10th ही आपकी फर्स्ट टर्म है। तो T10 निकाल लें। T10 आपके पास क्या निकलेगा? ए की वैल्यू ऊपर से हम निकालेंगे विच इज -120/-0.5। ए इज गोइंग टू बी 240। तो T10 में 240 डालें, आर की वैल्यू -1/2 डालें, और पावर 10 - 1 कर दें। यहाँ से T10 की क्या वैल्यू आती है, अगर निकाली है तो प्लीज मुझे बता दें। -15/32। -15/32। ठीक है। अब ये आपकी फर्स्ट टर्म बन गई, आपका आर भी वही रहेगा, आपका बाकी सब कुछ भी वही रहेगा। तो इसमें एक और तरीका भी लग सकता है, वो भी बता दूं, बट ये भी ठीक है। तो सम टू इन्फिनिटी जो है, अब ए आपका -15/32 हो गया, डिवाइडेड बाय 1 -1/2 हो गया। इसको सॉल्व कर लें तो ये क्या बनता है, -15/32 डिवाइडेड बाय 1 -1 + 3। अरे, -5/16। माइनस, आपका भी ये आंसर है? हाँ जी। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अदरवाइज इसका दूसरा तरीका आप क्या कर सकते थे, उन्होंने कहा है कि पहली 9 टर्म्स रिमूव कर दी हैं। तो आप क्या करो, पहली 9 टर्म्स का सम फाइंड करो। आपको सिंस सम टू इन्फिनिटी उन्होंने पिछले पार्ट में बताया हुआ है कि वो 160 है, तो आप पहली 9 टर्म्स का सम फाइंड करके 160 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो जो रिमेनिंग वैल्यू होगी वो आपका रिमेनिंग टर्म्स का सम बन जाएगा। तो अगर आप इस तरह करना चाहो तो इस तरह कर लो, नहीं तो दूसरे वाला जो मैंने मेथड बताया उस तरह भी कर लो, तो फर्क नहीं पड़ता, आंसर दोनों तरीके से सेम ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि अ कर्व इज सच दैट कि उसका डबल डेरिवेटिव उन्होंने दिया हुआ है। इट इज ऑल्सो गिवन दैट कि उसका स्टेशनरी पॉइंट इस पॉइंट पर एग्जिस्ट करता है। यूज एन एक्सप्रेशन टू डिटरमिन वेदर द स्टेशनरी पॉइंट इज मैक्सिमम और द मिनिमम। इसके अंदर सिंपल x की वैल्यू 0.5 सब्सटीट्यूट कर दें। 6/0.5 पावर 4 -5 डिवाइडेड बाई 0.5 पावर 3। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो शाहजेब शहजादा किधर है आज? रोज तुम्हें वो बुलाता है, आज तुम खुद ही आ गए हो। 56। तो ये ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो होने का मतलब क्या है, कि मिनिमम पॉइंट है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद बी पार्ट कह रहे हैं कि आप इक्वेशन ऑफ द कर्व निकाल दें। अब ये याद रखें कि आपको डबल डेरिवेटिव दिया हुआ है, तो हर दफा जब आप इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास एक सी ऐड होता जाएगा। तो जब आप पहली दफा डबल डेरिवेटिव को इंटीग्रेट करोगे, तो इंटीग्रेट करने के बाद वो dy/dx की इक्वेशन बन जाएगी। तो 6x पावर -4 था, उसके अंदर +1 करें और पावर में न्यू पावर से डिवाइड कर दें। सिमिलरली 5x पावर -3 था, उसमें +1 करें डिवाइडेड बाय न्यू पावर और +c। ठीक है। अब c को फाइंड करने के लिए पागलों की तरह हर दफा ये वाला कोऑर्डिनेट नहीं डाल देना। ये वाली स्टेटमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये आपका स्टेशनरी पॉइंट है। स्टेशनरी पॉइंट होने का मतलब ये है कि अगर आप x की वैल्यू 1/2 सब्सटीट्यूट करोगे
तो आपका dy बाई डी एक्स जीरो बनेगा। तो आप x इज इक्वल टू 1/2 सब्सटीट्यूट करो, ये जीरो हो जाएगा। 6 पावर 0.5 -3 ओवर -3, ये हो जाएगा -2, तो ये +5 x⁻⁻2 ओवर सिंपल टू प्लस सी। एक्स की जगह हमने 0.5 लिखा। ये हो गया। यहाँ से इसको रीअरेंज कर लो, रीअरेंज करके सी की वैल्यू निकाल लो। यहाँ से सी की क्या वैल्यू निकलती है, अगर किसी ने कैलकुलेट किया था तो मुझे बता दे। वैसे 3 2 6, तो ये हो जाएगा 2 × 0.5 पावर 3 -2.5 0.5 पावर -2। और यहाँ से सी बनता है टू 6। 0.5 6 आ रहा एग्जैक्ट। जी सर। ओके, ठीक है। तो आपके डी वाई बाई डी एक्स की इक्वेशन एक दफा अपडेटेड इक्वेशन दोबारा लिख लीजिएगा। तो आपकी अपडेटेड इक्वेशन जो है वो कुछ बनती है -2 ओवर, या फिर यहाँ पे रहने दें, x⁻⁻3 +5/2 x⁻⁻2 +6। ठीक है। अब इसको दोबारा इंटीग्रेट करनी, जब इसको दोबारा इंटीग्रेट करोगे तो फिर एक और सी ऐड करना पड़ेगा। तो अब इंटीग्रेशन में ये y बन जाएगा -2 x⁻⁻2 डिवाइडेड बाय -2। पावर में एक ऐड किया, न्यू पावर से डिवाइड कर दिया। इसमें ऐड करोगे तो x⁻−1 डिवाइडेड बाय -1 +6x प्लस सी। और अब इस दफा सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो उसने कोऑर्डिनेट गिवन है आपको 1/2 एंड 9, उसको आप सब्सटीट्यूट कर दोगे। 9 वाई की वैल्यू है और एक्स की वैल्यू 0.5 है। साथ साथ अगर सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो साथ साथ सिंप्लीफाई करते रहो, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। वाई की जगह 9 सब्सटीट्यूट कर दिया, एक्स की जगह 0.5 की सब्सटीट्यूशन कर दी, ये -2.5 बन जाएगा। दोबारा एक्स की जगह 0.5 की सब्सटीट्यूशन कर दी, +6, और x की जगह 0.5 की सब्सटीट्यूशन कर दी, +c। अब इस सारे को रीअरेंज कर लो और c की वैल्यू निकाल लो। हारिस और दानियल आपने निकाल ली हुई है, तो काइंडली मुझे वैल्यू बता दें कि क्या आती है। 7। ओ, पहले की 6, दूसरे की 7, 6 7। अच्छा, फाइनल इक्वेशन जो है ना वो लिखना मत भूलिएगा। तो वो 1/2 x² -5/2, सॉरी, -5/2 x +6x +7। ये आपका 7 मार्क का क्वेश्चन डन हो गया। अच्छा, मैंने इसमें काफी चीजें जो है ना वो मुझे पर्सनली लगता है कि मैं स्किप करता गया हूँ। ट्राई करना अगर स्किप ना कर सको, ठीक है। वो ये है कि जब भी मैंने ओरिजिनल इक्वेशन लिखी है तो मैंने डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दिया है। अगर टाइम हो तो प्लीज उसमें जरूर पहले इंटीग्रेशन का साइन डाल के ओरिजिनल इक्वेशन लिख लेना, उसके बाद न्यू कर लेना। तो ये कर सकते हो कि सोल्यूशन में एक एक लाइन जो है वो खाली छोड़ते जाओ। जब पेपर खत्म हो जाए और टाइम बच जाए तो वापस आके उन लाइनों को ओरिजिनल इक्वेशन से फिल कर लें। ठीक है, कि इन केस अगर उसका कोई मसला हुआ तो उसे पता हो कि आपने क्या चीज इंटीग्रेट किया। अदरवाइज जरूरी नहीं है, मार्किंग स्कीम भी देखें तो उसके अंदर ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है, सिर्फ कहा हुआ है कि इक्वेशन जी आनी चाहिए आपकी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10, आई थिंक यही लास्ट क्वेश्चन था या इसके बाद भी एक था? अच्छा, इसके बाद भी एक था। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि आपने ए का एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं, और उसने बताया भी हुआ है क्वेश्चन में कि आपका ये पूरा रीजन इज बाउंडेड बाय 0 and 7, ऐसे। तो अच्छा, रीजन ए इज बाउंडेड बाय द कर्व ब्ला ब्ला ब्ला, रीजन बी इज बाउंडेड बाय द कर्व बाय द लाइन सेगमेंट पी क्यू एंड द लाइन एक्सिस। ओके, तो अब क्या करते हैं, पहले इंटीग्रेट कर लेते हैं। इंटीग्रेट करने के लिए फिर उसके बाद लिमिट्स डालेंगे। तो इस दफा सी की जरूरत नहीं है, बट सी की जरूरत होने का मतलब ये नहीं है कि आपने सी लिखना नहीं है। सी लिखें फाइंड ना करें अलग बात है।
तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये एरिया की इक्वेशन बन जाएगी, उसको एरिया लिखते हैं लेफ्ट साइड को, वाई मत लिखिएगा। 4 3x + 4 पावर में एक ऐड करेंगे तो ये 0.5 से 1.5 बन जाएगी, डिवाइड करेंगे न्यू पावर से, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे विद द डेरिवेटिव ऑफ द इनर फंक्शन, या फिर जिस तरह हमने कहा हुआ था कि ax + b की जब आप इंटीग्रेशन करें तो आपके डिनोमिनेटर में आपने a से मल्टीप्लाई करना होता है, विच इन दिस केस विल बी 3 प्लस -2x⁴ हो जाएगी डिवाइडेड बाई 2 -6x + c। ठीक है। और इसके बाद अब आपने इसके अंदर लिमिट सब्सटीट्यूट करनी है। अगर दोबारा किसी को नहीं पता तो प्लीज लिमिट सब्सटीट्यूट करने के लिए हम एंड पे एक स्ट्रेट लाइन लगाते हैं विच इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर मॉडुलस, और उसके ऊपर और नीचे हम लिमिट्स लाजमी लिखते हैं कि अब हम ये करने लगे हैं। ठीक है। अब एरिया की वैल्यू जब आप फाइंड कर रहे हो तो आप बेशक सी को इग्नोर कर दें, सिंपल आपने सब्सटीट्यूशन करनी है 7 की और फिर 0 की। ठीक है। जब आप 7 की सब्सटीट्यूशन करोगे तो ये बनेगा 4 × 21 + 4 पावर 1.5 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आई थिंक 3 मल्टीप्लाई बाय 1.5, 5.5 आई एम नॉट रॉन्ग, माइनस 5.5 या 4.5, 4.5, -2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 7² = 49, -6 × 7, ये आपकी 7 की सब्सटीट्यूशन हो गई, -0। हमेशा सब्सटीट्यूट करके देखें, ये काफी बच्चों ने पेपर में भी यही गलती की हुई थी कि 0 सब्सटीट्यूट करके नहीं देखा। जब 0 सब्सटीट्यूट करके नहीं देखा तो सी की वैल्यू उन्होंने ऑटोमेटिकली 0 एज्यूम कर ली कि भाई 0 डालेंगे तो 0 आएगा। ये भी बहुत बड़ी गलती थी काफी लोगों की। तो 0 आप सब्सटीट्यूट करके देखें इस पर्टिकुलर केस में, यस, अगर आप इसमें 0 डालेंगे तो यहां पर भी x है, पूरी टर्म 0 हो जाएगी, बल्कि नहीं होगी, 4 × 4 पावर 1.5 बच जाएगा, और डिनोमिनेटर में 4.5 बच जाएगा। ये टर्म 0 हो जाएगी, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, और सी हम वैसे इग्नोर करते हैं। तो ये हमारे पास एक और केस आ गया। अगेन किसी ने कैलकुलेटर में डाला था तो प्लीज मुझे बता दें कि इसका क्या आंसर बनता है 13। एग्जैक्ट। हाँ जी। अच्छा, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे वैसे ही शौक है लिखने का, तो मैंने इसलिए साथ लिख दिया कि यूनिट स्क्वायर मीन्स कि ये एरिया निकाला मैंने। अच्छा, अब आपने बी क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि आपने रीजन बी का एरिया निकालना है। अगर आप अपना रीजन बी देखो तो ये टेक्निकली होल एरिया माइनस ए का एरिया है। ठीक है। अब होल एरिया निकालने के लिए आप इसकी इक्वेशन को इंटीग्रेट कर सकते हो विद द लिमिट्स, और उसके बाद आप ए का एरिया उसमें से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, दैट इज वन थिंग यू कैन डू। सेकेंड इज कि सिंस ये आपकी स्ट्रेट लाइन है तो आपके पास ऑलरेडी राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो आप राइट एंगल ट्राइंगल को यूज करके इसका एरिया निकाल लो राइट एंगल ट्राइंगल का, और उसके बाद अंदर से एरिया ऑफ शेप ए सब्ट्रैक्ट कर दो। तो आपकी अपनी मर्जी है कि आप जैसे मर्जी कर लें, बट जो भी आप करना चाहते हैं आपको इस पर्टिकुलर लाइन का ग्रेडियंट फिर भी चाहिए होगा। ठीक है। और वो ग्रेडियंट निकालने के लिए आपको ओरिजिनल इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करने के बाद पी के कोऑर्डिनेट सब्सटीट्यूट करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन इज सजेस्टिंग कि आपकी कर्व इस पर्टिकुलर पॉइंट पर टेंजेंट है, और टेंजेंट का ग्रेडियंट हम हमेशा कैरी करते हैं फॉरवर्ड। तो मैं इक्वेशन कॉपी कर लेता हूं ताकि हमें बार बार ऊपर ना जाना पड़े, इसको नीचे जाके डिफरेंशिएट कर लेते हैं। ये आपके पास इक्वेशन आ गई। जब इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो वाई डैश आपका क्या बन जाएगा, 4 आपका पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ओरिजिनल पावर नीचे आ जाएगी, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और अंदर वाले की डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करेंगे जो इस केस में 3 होगी। 3x की डिफरेंशिएशन इज 3, 4 की डिफरेंशिएशन इज 0, 2x की डिफरेंशिएशन -2 होगी, 6 की डिफरेंशिएशन 0 होगी, हेंस आपके पास वाई डैश आ गया। वाई डैश आने के बाद आप इसके अंदर x = 7 सब्सटीट्यूट करेंगे, क्योंकि आपकी जो गिवन कर्व है वो टेंजेंट है 7, 0 पे। तो जब आप 7 को सब्सटीट्यूट करेंगे तो आपके पास ग्रेडियंट आएगा 25
पावर -1/2 इंटू 3 - 2। क्या ग्रेडियंट आया था मुझे बता दें। आई थिंक जो मुझे लग रहा है ये बनता है 6/5 -4/5, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। जिसने भी सॉल्व किया, दानियल हारिस। दोनों ने सॉल्व नहीं किया, ऐसा तो नहीं हो सकता। -0.5 इंटू 3 -4/5 ही है। ठीक है, ये आपके ग्रेडियंट आ जी गया। बनते सर। ओके, थैंक यू, थैंक यू। ये आपका ग्रेडियंट आ गया। अब y - y1 इक्वल्स टू m इंटू x - x1, इसके अंदर सब्सटीट्यूट कर दें। कोऑर्डिनेट आपको चाहिए होता है लाइन का, तो लाइन सिंस आपकी टेंजेंट थी इसके ऊपर, तो आप इन्हीं पॉइंट्स पे सब्सटीट्यूट कर दें। y की जगह 0 सब्सटीट्यूट करें, m की जगह -4/5 सब्सटीट्यूट करें, और x की जगह 7 सब्सटीट्यूट करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। ये बन जाएगा 5y, ये बन जाएगा -4x, और ये बन जाएगा 28। ठीक है। अब आपकी अपनी चॉइस है कि आप इसको बाय इंटीग्रेशन करना चाहते हो या बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल करना चाहते हो। आई थिंक बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल कर लो, थिंग्स विल बी मच सिंपलर। बट ट्राइंगल के थ्रू करने के लिए भी आपको इस ट्राइंगल की हाइट चाहिए होगी, जो आपका वाई इंटरसेप्ट निकलेगा। ठीक है। और y इंटरसेप्ट निकालने के लिए कोऑर्डिनेट्स आप क्या यूज करते हो, 0, y। तो आप नीचे वाली लाइन में 0, y सब्सटीट्यूट कर दें, या फिर अपनी इक्वेशन को रीअरेंज ऐसे करें कि आपको डायरेक्ट y इंटरसेप्ट मिल जाए। मैं इक्वेशन को डायरेक्ट ऐसे ही इंटीग्रेट रीअरेंज कर लेता हूं। तो मेरा y इंटरसेप्ट की वैल्यू बनेगी 28/5, क्योंकि आप इंटरसेप्ट जो है विदाउट मेकिंग y द सब्जेक्ट नहीं बना सकते। तो हेंस अब मैं इस सिचुएशन में आ गया हूं कि मेरे पास यहां पर कोऑर्डिनेट है 7, 0। यहां पर मेरे पास कोऑर्डिनेट है 0, 28/5। तो हेंस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या निकलेगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, विच विल टर्न आउट टू बी 14 इंटू 7। क्या होता है 14 इंटू 7? 98। 98/5। और हमने पहले ही कहा था कि अगर आपने शेप बी का एरिया निकालना है, तो आप टोटल के एरिया को और ए के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दें, जो इस केस में बनेगा 98/5 -13, विच इज 6.6। ये मेरा आंसर है। एक दफा इसको आंसर को वेरीफाई कर लें, जूम आउट करता हूं। कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें। जी भाई। दानियल हारिस, कोई मसला? क्वेश्चन तुम लोगों ने किया हुआ था दोनों ने, आंसर यही है। जी सर। जी जी सर। तो पहले क्यों नहीं बकवास कर रहे थे जब मैं बुला रहा था? अच्छा, फरजीन, आंसर यही है। शाजिब, कोई क्वेश्चन? राफिक, कोई क्वेश्चन? नहीं, ओके। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 आ जाए। क्वेश्चन नंबर 11 जो है इस पेपर का मुश्किल क्वेश्चन था थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि फंक्शंस एफ एंड जी आर डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। एफ की उसने आपको वैल्यू बताई हुई है 4x² - c है। जी की भी आपको वैल्यू बताई हुई है विच इज 2x+k। क्वेश्चन कह रहा है कि सी एंड के आर पॉजिटिव कांस्टेंट्स। उसने आपको बता दिया है कि इनवर्स फंक्शन इज दिस। ठीक है। तो आप ये करें कि आप ये शो कर दें कि आपका जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8x² - k - 1। ठीक है। अच्छा, इसमें तो सबसे पहले ये चीज है कि आपका जो जी इनवर्स है वहां से आपको ओरिजिनल जी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है। अब आप ओरिजिनल जी की वैल्यू कैसे निकालोगे, ये भी काम कर सकते हो। अब हम्म अच्छा, यहां से जरा देखो, पहले जी ऑफ एक्स को यूज करो, और यहां से इनवर्स फंक्शन निकालो।
ठीक है। इनवर्स फंक्शन निकालने के लिए y इज इक्वल टू 2x+k करोगे, x की सब्जेक्ट बनाओगे तो ये y माइनस के ओवर 2 इज इक्वल टू x, विच वुड मीन कि g का इनवर्स फंक्शन क्या है, y x माइनस के बाय 2। ये आपके पास g का इनवर्स फंक्शन बन गया। अब एज पर द क्वेश्चन आपके g का इनवर्स फंक्शन क्या गिवन है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली अगर आप इनवर्स में 3k+1 की सब्सटीट्यूशन करें तो इट शुड बी इक्वल टू सी। तो मैं इसी स्टेटमेंट को लेके चलता हूं इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में। मैं x की बजाय 3+1 के सब्सटीट्यूट कर देता हूं, डिवाइडेड बाय 2। यहां से राइट साइड मेरी c के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा हुआ है कि ये पूरी चीज c के इक्वल है, इसीलिए मैंने उसको c के इक्वल लिख दिया। लेफ्ट साइड जो है वो 2k+1 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगी। ये मेरे पास c की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ k। ठीक है, यहां तक अभी कोई मसला है तो प्लीज पूछ लो। यहां तक अगर कोई भी मसला है तो प्लीज पूछ लो। हारिस के दिमाग में क्वेश्चन जरूर होगा। हारिस, वो जो हम करते होते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स की सब्स्टिट्यूशन और उसके कहने में पूरा फॉर्मेटिंग के थ्रू इनवर्स निकालते हैं, यहां पर वो करने की जरूरत नहीं है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, क्योंकि क्वेश्चन इनवर्स के बारे में नहीं है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन इनवर्स के बारे में नहीं है तो आप उस चीज को स्किप करके आराम से ये चीज फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आपको उसने कहा है कि कॉम्पोजिट फंक्शन आपने बनाना है, तो कॉम्पोजिट फंक्शन बनाने के लिए f को उठाएंगे और g में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो g के अंदर जब हम f को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 ब्रैकेट 4x² माइनस सी प्लस के, ये आपका फंक्शन बनेगा। इसमें c की जगह सब्स्टिट्यूशन कर दें, 2 × 4x² माइनस 2k+1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस के, इसमें कॉमन मिस्टेक का चांस यहां पर बनेगा, क्योंकि जब आपने ये माइनस ओपन करना है तो प्लीज ये माइनस जो है वो सिर्फ 2k के साथ नहीं है, माइनस आपका सबसे मल्टीप्लाई होगा। तो 2 को एक्सपैंड करें, ये बन जाएगा 8x²। ये वाला 2 और आपका अंदर वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये बनेगा -2k-1 और बाहर वाला +k। इसको सिंप्लीफाई कर लें, 8x² माइनस के -1, ये आपके पास कॉम्पोजिट फंक्शन बन गया जो उन्होंने क्वेश्चन में कहा हुआ था, और हेंस आपने प्रूफ कर दिया। जी, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछो। नहीं? अच्छा, इसका हारिस और दानियल आप दोनों ने ये वाला पार्ट किया था कि ये भी छोड़ दिया था? जल्दी ये बता वाला दो। किया बस। ये वाला किया था। हारिस आपने? अरे ये नहीं किया था। अच्छा, दानियल जो आपने ये वाला किया था ये इसी तरह किया है जिस तरह मैंने किया? जी जी सर, मैंने मार्किंग स्कीम भी खोल ली थी। लाना था। अच्छा, इसका एक और आसान तरीका भी है, और वो आसान तरीका क्या है कि मैं यहां से 3k+1 को यहीं रहने देता हूं और g को दूसरी साइड पे ले जाता हूं। ठीक है, और जब g को दूसरी साइड पे ले जाऊंगा तो ये बता रहा है कि मैं इसके अंदर अगर c सब्स्टिट्यूट करूं तो ये और ये दोनों एक्सप्रेशन एक दूसरे के साथ इक्वल हो जाएंगे। तो 3k+1, 2c+k, यहां से c क्या आएगा, 2k+1 डिवाइडेड बाई 2, विच इज द एग्जैक्ट सेम थिंग
जो हमारी यहाँ पर लंबी चौड़ी हिस्ट्री के बाद आई है। सबसे पहले मैंने छोटा मेथड इसलिए नहीं किया क्योंकि ये जो सबसे पहले वाला मेथड है ये वो वाला मेथड है जो हर बच्चा करने की कोशिश करेगा। तो मैंने इसलिए सबसे पहले वही वाला मेथड किया जो आप लोग करेंगे। बट इसका एक ये वाला शॉर्टकट जो है वो अवेलेबल है, जिससे आपके पास डायरेक्ट सी की वैल्यू निकल आएगी, और उसके बाद आप आराम से जाके जो है वो कॉम्पोजिट फंक्शन बना के उसके अंदर सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, बी पार्ट पे चलते हैं। बी पार्ट पे वो कह रहा है कि द कर्व हैज इक्वेशन दिस इज ट्रांसफॉर्म्ड to the curve with equation y is equals to h of x by the following sequence of transformations। अब इसकी sequence of transformations में सबसे पहले उसने ट्रांसलेशन की हुई है। अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग आपको याद हो तो उसमें ये होता है कि x की जो भी वैल्यू होती है वो ऑपोजिटली इक्वेशन में रिप्रेजेंट करते हैं, और जो y की वैल्यू होती है वो नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं। तो इफ वी फॉलो दैट, तो सबसे पहली इंप्लीमेंटेशन के बाद हमारी x की वैल्यू में -2 ऐड हो जाएगा, माइनस के -1, और 3 जो है वो आपकी पूरी इक्वेशन में ऐड हो जाएगा। आप ब्रैकेट लगाएं या ना लगाएं, मैंने सिर्फ अगेन आपको दिखाने के लिए लगाई है कि पूरी इक्वेशन के अंदर +3 ऐड होगा। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो y इज इक्वल्स टू 8 ब्रैकेट x-2 होल स्क्वायर माइनस के +2 आपकी इक्वेशन बन जाएगी आफ्टर द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड कह रहा है कि आपने स्ट्रेच किया इन द डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। स्ट्रेच इन द y एक्सिस की डायरेक्शन का मतलब क्या होता है कि आप अपने f ऑफ x को उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें एज इट इज। तो इस केस में आपके पास k है तो आप अपनी पूरी इक्वेशन को k से मल्टीप्लाई कर देंगे। रिफ्लेक्शन इन दी x एक्सिस का मतलब क्या होता है कि नेगेटिव f ऑफ x। ठीक है, रिफ्लेक्शन इन x एक्सिस को हम वर्टिकल फ्लिप भी कहते हैं, और वर्टिकल फ्लिप के लिए आपको पूरी इक्वेशन से नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना होता है। तो हम इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं सिंस दोनों मल्टीप्लीकेशंस हैं और दोनों बाहर वाली साइड की मल्टीप्लीकेशंस हैं। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग द लंबा चौड़ा थिंग, मैं क्या करूंगा, मैं पूरी इक्वेशन को डायरेक्टली नेगेटिव के से मल्टीप्लाई कर देता हूं, और उसके बाद अपनी ब्रैकेट को एक्सपैंड कर लें, -8k हो जाएगा। ब्रैकेट के अंदर तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, ये +k² हो जाएगा, और ये -2k हो गया। दिस विल एंड अप बिकमिंग द न्यू इक्वेशन फॉर h of x। चलिए यहाँ जी, पे हमने इसे माइनस के से क्यों किया, इवन दो उन्होंने स्केल फैक्टर के का कहा था। क्योंकि उसने कहा रिफ्लेक्शन इन द x एक्सिस, बस तो रिफ्लेक्शन वो के वाला ऊपर, जो बिल्कुल माइनस साइन है और जो वो वाला माइनस साइन है मैंने दोनों कंबाइन कर दिए। बिल्कुल सही। अगर वो कहता कि रिफ्लेक्शन इन द y एक्सिस, अगर वो ये कहता राफी कि रिफ्लेक्शन इन द y एक्सिस, तो मैं अपनी पूरी इक्वेशन में x को नेगेटिव x से रिप्लेस कर देता। ठीक है, बिल्कुल सही। जी दानियल भाई, जी फरजीन, जी हारिस, जी शाजिद, कोई क्वेश्चन? नहीं नहीं। हारिस, नहीं, कोई नहीं। ठीक। और लास्ट वाले पार्ट में वो कह रहा है कि द रेंज ऑफ h ऑफ x इज गिवन एज h ऑफ x लेस देन 15। आपने c और k की वैल्यूज जो हैं वो फिगर आउट करनी है। तो मेरा ख्याल है कि h ऑफ x को मैं उठाता हूं और यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। तो 8k, अच्छा बाय द वे, अच्छा चलो ओके, -8k x-2 होल स्क्वायर +k² ये हमारे पास h ऑफ x की इक्वेशन है। ठीक है, और वो कह रहे हैं कि इसकी रेंज हमारे पास क्वेश्चन में ये दी हुई है। ठीक है, अब ये बात समझना बहुत जरूरी है जो मैं करने लगा हूं। आप एक इक्वेशन से दो वेरिएबल्स नहीं निकाल सकते, ये तो सीधी सी बात। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x भी आपने निकालना है, k भी आपने निकालना है, और c भी आपने निकालना है। तो एक इक्वेशन से तीन वेरिएबल तो निकल नहीं सकते। अब यहां पर फंक्शंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है
वो आपका इनटू प्ले आ जाता है, और वो आपको सिर्फ तभी पता लगेगा जब आप फंक्शन के क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक सर है। ओके। सबसे पहली चीज, सबसे पहली चीज क्या कह रहे हो कुछ नहीं कुछ नहीं। दानिश? ठीक है। अच्छा, सबसे पहली चीज तो ये समझने वाली है, हारिस बताइएगा, एच ऑफ एक्स की क्वेश्चन में डोमेन गिवन थी? यस और नो बताना। सर ऑल रियल वैल्यूज। हाँ कह सकते हो, बट डोमेन मतलब स्पेसिफिकली डोमेन नहीं गिवन थी। तो जब स्पेसिफिकली डोमेन ना गिवन हो तो आप एक रियलिस्टिक डोमेन कंसिडर कर सकते हो, विच इज ऑल रियल नंबर्स, जैसे हारिस कह रहा है। क्यों? क्योंकि आपके पास स्क्वायर फंक्शन है ये। तो एच ऑफ एक्स को क्या मैं डिक्लेयर कर सकता हूं कि मेरा एच ऑफ एक्स जो है वो क्वाड्रेटिक फंक्शन है? ठीक हो गया। दानियल, अगर मैं इस इक्वेशन का ग्राफ बनाता तो इस इक्वेशन का ग्राफ कैसा बनता? स्माइली फेस या सैड फेस? सैड फेस। सैड नहीं फेस सर। बनता। सैड फेस क्यों बनता? क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने कहा हुआ है कि के आपका पॉजिटिव होगा, विच मीन्स ये वाली वैल्यू के की वजह से तो नेगेटिव नहीं हो सकती। और सिंस आपकी ये वाली वैल्यू नेगेटिव है तो आपके पास बनेगा सैड फेस। ओके हो गया। एक्स तो पॉजिटिव है। एक्स तो वैसे भी ब्रैकेट में है, उसका स्क्वायर करने से कोई ताल्लुक भी नहीं है। तुम उसको नेगेटिव डालो या पॉजिटिव डालो, उससे फर्क ही नहीं पड़ेगा, स्क्वायर तो उसको वैसे भी हमेशा पॉजिटिव ही बना देगा। तो दानियल ने बताया कि हमारे पास बनेगा सैड फेस। ठीक जैसे है। जो स्क्वायर टर्म है उसके कोएफिशिएंट को नहीं देखना। तो स्क्वायर टर्म की कोएफिशिएंट को ही देखते हैं, बट तो ये पूरी स्क्वायर टर्म है ना, तो पूरी स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट क्या है? -8 के। और जो राफे आप बात कर रहे हो ना, वो होता है ओपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। जब कंप्लीटेड द स्क्वायर फॉर्म में दी हो तो बाहर वाली वैल्यू डिटरमिन करती है कि आपका सैड फेस होगा या स्माइली फेस होगा। अच्छा। ठीक सर है। हम तो इसमें इस ऐसे केस नहीं में कर सकते। मैं समझा रहा हूं, जो कर सकते हैं वो तो 2 सेकंड का काम है, मैं तो सिर्फ समझा रहा हूं। अच्छा, तो ये इस फॉर्मेट में दिया हुआ है और ए की वैल्यू <<0 दी हुई है, तो आपके पास सैड फेस जो है वो बन रहा है। अब अगर सैड फेस आपके पास बन रहा है तो जिस तरह हारिस ने कहा कि ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, विच मींस पूरे का पूरा ग्राफ आप इन कंसिडर करोगे, और इस पूरे ग्राफ में आपकी रेंज क्या बनेगी? एफ ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल्स टू टर्निंग पॉइंट ऑफ वाई। इस स्टेटमेंट में अगर कोई मसला है तो प्लीज बताएं, क्योंकि अगर आप देखो तो वाई की सारी वैल्यूज इस पर्टिकुलर वैल्यू से छोटी ही होगी, इससे बड़ी तो नहीं हो सकती। अगर इस बात पे पूरा कॉन्फिडेंस है तो ठीक है, मुझे बता दो ताकि मैं अगले स्टेप पे चल सकूं। ठीक है। तो हमने रेंज डिटरमिन की ये वाली, एग्जामिनर ने रेंज डिटरमिन की ये वाली। अब हम दोनों की रेंज डिफरेंट तो हो नहीं सकती, तो एग्जामिनर के अकॉर्डिंगली टीपी वाई की वैल्यू 15 है, और हमारे अकॉर्डिंगली टीपी वाई हमारा क्या है? k² - 2k। ये हमारा टीपी वाई है, क्योंकि जो भी आउटर चीज होती है उसको हम टर्निंग पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट कह देते हैं, विच इज टीपी वाई। तो हम अपना k² - 2k लेके आते हैं, एग्जामिनर अपना 15 लेके आता है, इसको हम रीअरेंज करते हैं और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के के की दो वैल्यूज निकाल लेते हैं, विच विल कम आउट टू बी -3 एंड 5। बट क्वेश्चन ने बिल्कुल स्टार्ट में कह दिया था कि के नेगेटिव नहीं हो सकता, के एंड सी आर पॉजिटिव कांस्टेंट। तो विच मींस के की जो वैल्यू रियलाइज होगी वो सिर्फ एक ही है, विच इज k = 5। और क्वेश्चन ने हमें साथ ये भी कहा हुआ था कि सी की वैल्यू भी निकालनी है। सी की वैल्यू थी 2k + 1 डिवाइडेड बाई 2। के की जगह 5 सब्सटीट्यूट कर दें, ये बन जाएगा 10 + 1/2, विच इज 5.5।
तो सी की वैल्यू 5.5 होगी। जी भाई, आप पूछो, क्या कह रहे थे और क्या नहीं कह रहे।